हेलो गाइस, हमने सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 सैलरीज के पढ़ ली हैं। सेक्शन 13 में हमने परक्विजिट्स की थ्योरेटिकल डिस्कशन देखी। अब हम परक्विजिट्स की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि किसी भी परक्विजिट्स की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम अपने परक्विजिट्स के बारे में डिस्कशन जो है वो सबसे पहले जो सबसे मेजर एक तरीक़ाकार होता है डिस्कशन करने का, उससे हम शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। There is a simple question that Mr. Asif is employed in an office in minimum time scale of 60,000-5,000-90,000 and that is called minimum time scale MTS। ये वो ब्रैकेट्स होती हैं जो नॉर्मली सारे अच्छे ऑफिस में मेंशन होती हैं। 65,000 90,000 का मतलब ये होता है कि आप जिस ग्रेड में शुरू कर रहे हैं वहाँ 60,000 मिनिमम बेसिक पे है, उसके बाद हर साल 5,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा नॉर्मल सिचुएशन में और ये 90,000 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद आपका ग्रेड नॉर्मली चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आप देखें कि फॉर द टैक्स ईयर 2020 ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट। अब 2020 के अंदर मिस्टर आसिफ की जो बेसिक सैलरी है वो 85,000 है। इसका मतलब ये 60,000 से मूव होते होते 85 तक चलेगी। उनकी बेसिक सैलरी है 85,000, बोनस उनको एक साल का 1,30,000 रुपये मिला और DNS अलाउंस, इट्स अ टाइप ऑफ अलाउंस, वो इनको 15,000 रुपये मंथली मिल रहा है। व्हाट विल बी हिज सैलरी फॉर द टैक्स ईयर। तो अगर मैं इस छोटे से सवाल को बड़ा सिंपली देखूं तो मुझे नजर आ रहा है बेसिक सैलरी 85,000 पर मंथ। तो मैं इसको अगर सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो ये अमाउंट 1.02 मिलियन बन जाएगी। बोनस जो कि साल में एक ही दफ़ा मिलता है तो वो 1,30,000 रुपये है, वो नॉर्मली लिखा हुआ है 1,30,000 रुपये साल का। एंड DNS अलाउंस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो दिस इज 180,000। तो अगर हम इस सब को टोटल कर लें तो हमारे पास इस शख्स की टोटल सैलरी आ जाएगी जो कि 1.33 मिलियन है। तो इस सवाल में जो बेसिक डिफरेंस जो आपको समझ आया होगा वो MTS और बेसिक सैलरी का पॉइंट था, जो मेरा बताने का मकसद था कि मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है और बेसिक सैलरी क्या होती है। तो मिनिमम टाइम स्केल हम बेसिकली दिस 60,000 को कहते हैं कि दिस इज मिनिमम टाइम स्केल। ये बेसिकली पूरे का पूरा टाइम स्केल है और इसमें मिनिमम लेवल जो है वो 60,000 है। अब हम सैलरी परक्विजिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो बड़ा नॉर्मल सा परक्विजिट्स है जो कि ऑफिस में मिलता है वो है अकोमोडेशन फैसिलिटी का। अकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब है कि ऑफिस की तरफ से आपको घर दे दिया जाए। अच्छा, ये अकोमोडेशन फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही पुराना है। आपने पहले देखा होगा रेलवे की कॉलोनीज बनी होती हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की कॉलोनीज होती हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को घर मिलता है, वो वहीं पे रिहाइश पजीर रिहाइश अपनी इख्तियार करते हैं। अच्छा, अब होता गया वक्त के साथ साथ जब बहुत से डिपार्टमेंट्स फैलते चले गए और कंपनीज के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो सारों के लिए घर बनाएं और हुकूमत के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि सारे सरकारी मुलाजमों के लिए घर बनाएं, तो एक कॉन्सेप्ट ये आया कि बजाय इसके कि इनको घर बना के दो, जितना एक नॉर्मल घर का किराया हो सकता है उस किराए की लिमिट बनाकर एम्प्लॉय से कहो कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का घर तलाश कर लें और हम आपको ये किराया दे देंगे। दिस आइडिया को हम नॉर्मल जबान में हायरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं या हाउसिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि अगर एक शख्स एक ख़ास लेवल पे GM है या मैनेजर है और उसको सरकार ने या कंपनी ने घर देना था, तो बजाय इसके कि कंपनी उसको घर दे, कंपनी उसको ये कहेगी कि अच्छा हम तुम्हें ये 25,000 रुपये तक की लिमिट दे रहे हैं कि तुम 25,000 रुपये तक का कोई घर जाके देख लो और तुम बड़े आराम से उसको किराए पे ले लो कंपनी के नाम से और कंपनी उसकी पेमेंट करती रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी। अच्छा, अब आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि एक ऐसा घर है जिसके अंदर शौहर भी नौकरी करता है और बीवी भी नौकरी करती है, दोनों को घर मिल सकता है। तो क्या दोनों घर लेके अलग अलग रहेंगे? उन्हें रहना तो साथ ही है ना। तो फिर होगा क्या, एक तो घर ले लेगा, दूसरा घर नहीं लेगा। अब जो घर नहीं लेगा उसको क्या मिलेगा? तो उसका नॉर्मली तरीक़ेकार ये होता है कि कंपनी ने फिर एक कोई अमाउंट डिसाइड की होती है कि अगर आप घर नहीं लेंगे तो हम आपको इतने पैसे कैश में दे देंगे। ठीक है, दैट इज नॉर्मली कैश वैल्यू। अब देखिए ये अकोमोडेशन फैसिलिटी। एकोमोडेशन फैसिलिटी वो कहता है कि अगर एम्प्लॉयर आपको एक एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो फर्निश्ड है चाहे वो अनफर्निश्ड है, इसका मतलब है चाहे उसके अंदर फर्नीचर मौजूद है चाहे फर्नीचर मौजूद नहीं है,
द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड इन टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉई, कि ये अमाउंट एम्प्लॉय की इनकम में जमा हो जाएगी हाउसिंग फैसिलिटी की वजह से। वो क्या है? अगर उसको हमने हाउसिंग दी हुई है, सबसे पहले हम कहेंगे कि वो अमाउंट कौन सी है जो इसको मिलनी थी अगर इसने घर नहीं लिया होता। तो जो मैं कैश की बात कर रहा था, अगर इसे घर नहीं लिया होता या घर ना मिलता तो इसको क्या दे रहे होते हम, वो कैश वैल्यू या 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मिनिमम टाइम स्केल, पिछले सवाल में जो एमटीएस था उसका मिनिमम टाइम स्केल जो था वो हमारे पास 60,000 था। सो 45% ऑफ 60,000। अब ये दो अलग अलग अमाउंट्स आ जाएंगी, हो सकता है बराबर ना हो, कोई एक बड़ी हो एक छोटी हो। तो हमें करना क्या है, कहता है विच एवरेज हायर, जो सबसे बड़ी फिगर होगी उसको हम इनमें से चूज कर लेंगे। ठीक हो गया जी? इसका मतलब दोबारा सुन लें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें वो कह रहा है कि अगर आपको हाउसिंग फैसिलिटी मिली हुई हो तो हाउसिंग फैसिलिटी की वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले हम 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी ले लेंगे, उसके बाद वो अमाउंट जो इनको मिलती अगर इन्होंने घर नहीं लिया होता। दो अमाउंट्स आ गई, इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे, जो बड़ी अमाउंट है उसको इनकम में शामिल कर लेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। मिस्टर आसिफ जो है वो इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, मिनिमम टाइम स्केल एमटीएस उनका 80,000 से 120,000 तक है। करंटली इनकी जो बेसिक सैलरी है वो है 90,000। बोनस 1,30,000 रुपये का, डीएनएस अलाउंस 10,000 रुपये का, और इनको एकोमोडेशन मिली हुई है। और अगर ये एकोमोडेशन चूज नहीं करते या कंपनी नहीं दे रही तो फिर कंपनी इनको 25,000 रुपीज मंथली कैश की शक्ल में देगी। दैट इज द कैश वैल्यू अगर इनको घर ना मिला। अच्छा, अब आप देखें वही सिंपल प्रिंसिपल, बेसिक सैलरी 90,000 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 1.08 आ गया। बोनस 1,30,000 रुपये सेम है, डीएनएस अलाउंस 10,000 जरा 12 आ गया। अब आगे हाउसिंग एकोमोडेशन की बात आ गई। अब अगेन आपके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी। चूंकि इस सवाल में एमटीएस मौजूद है तो हम एमटीएस का डायरेक्ट 45% ले लेंगे। अगर सवाल में एमटीएस मौजूद ना हो तो फिर हम बेसिक सैलरी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि एमटीएस मौजूद है और एमटीएस कितना है, एमटीएस इज एक्चुअली 80,000। एमटीएस आपके पास आ गया 80,000, दिस 80,000। इट्स मीन मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली 80 के जो है उसको सबसे पहले मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो वैल्यू आएगी उसका मैंने 45% ले लेना है। मेरे पास यहां से एक वैल्यू निकल आएगी, और उसके बाद ये जो कैश वैल्यू है मैंने इसको भी ले लेना है। 25,000 कैश वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास तकरीबन 3 लाख रुपए आ जाएंगे, और फिर उनमें से कंपेयर कर लेना है कि कौन सी फिगर बड़ी है। ये अब आप देखें जरा, सबसे पहले 45% ऑफ एमटीएस उठाया तो मेरे पास 486,000 आ गए, और फिर मैंने कैश वैल्यू उठाई। कैश वैल्यू इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये मुझसे गलती से लिखा गया 150,000, ये वैल्यू गलत आ गई है यहाँ पे, इट शुड बी 300,000। लेकिन चूंकि हमने इन दोनों में से बिगर फिगर उठानी थी तो बिगर फिगर उठ के यहाँ पे चली गई है, एंड दैट बिगर फिगर इज 486,000। इसमें यहाँ पे भी छोटी सी मिस्टेक निकल आई है। बेसिकली जब मैंने 45% ऑफ एमटीएस निकाला तो चूंकि यहाँ पे एमटीएस 80,000 था, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 45% एंड मल्टीप्लाई बाय 12, ये जो फिगर है ये बेसिकली 432,000 फिगर आएगी। जब ये 432,000 आएगी तो ये अमाउंट फिर 50,000 से कम हो जाएगी, और ये अमाउंट आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 17,000 एंड अप्रोक्सीमेटली 76 के करीब इसकी फिगर बन जाएगी।
ये आप ज़रा निकाल कर देख लीजिएगा कि फिगर क्या बनती है, ये 1776 बनती है या क्या बनती है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया इस क्लियर हो गया। आइडिया ये है कि 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी और कैश वैल्यू। एक और लफ्ज जो यहाँ पे 45% लिखा हुआ है, ये बेसिकली 45% की फिगर कहाँ से आई? ये 45% की जो फिगर है ना, इसका सोर्स है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये हैं कि जितने बड़े शहर हैं जिनको वो बिग सिटी डिक्लेयर करते हैं, उन सारे इलाकों में जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सरकारी मुलाजमीन को, वो 45% ऑफ देयर बेसिक सैलरी मिलता है। इसका मतलब है अगर किसी शख्स की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसको 45,000 रुपये घर के भी मिलेंगे साथ, ठीक है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। और जो छोटे शहर हैं वहां पर यही 45% की जगह 30% की फिगर है हाउस रेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप अगर गौर करें तो इस सवाल के अंदर मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि इस्लामाबाद बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे 45% का रेट अप्लाई होता है। अगर फर्ज करें यही मैंने गुजरावाला, तो खैर थोड़ा सा बड़ा शहर है, मैंने अगर जेलम की बात की होती तो जेलम जो कि छोटा शहर था, तो वहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस था फिर वो 30% था। क्योंकि वो 30% था इसलिए बिल्कुल वही वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि अब यहाँ पे 45% की जगह 30% की फिगर आ जाएगी, ठीक है। बाकी एकोमोडेशन फैसिलिटी बिल्कुल एज इट इज ही रहेगी। आगे हम चलें कन्वेंस फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कन्वेंस अलाउंस दे रहा है, यानी कि कैश की शक्ल में दे रहा है, फिर तो वो पूरे का पूरा कन्वेंस अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होगा। हाउएवर अगर वो कन्वेंस अलाउंस की जगह उसको कन्वेंस फैसिलिटी दे रहा है, अगर उसको कन्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है, और वो गाड़ी मुसलसल तौर पर प्योरली पर्सनल यूज के लिए, मसलन उसको गाड़ी दे दी और कहा है कि ये आप पर्सनल यूज करेंगे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उस गाड़ी की जो भी कॉस्ट है उसका 10% आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा एम्प्लॉई की, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर एक शख्स जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसकी जो नॉर्मल सैलरी बनेगी वो बनेगी 1 लाख ज़रब 12 लाख रुपए। और अगर उसको एक गाड़ी दी हुई है कंपनी की तरफ से जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए, तो 12 लाख उसकी सैलरी में ये 1 लाख रुपए जमा होगा और टोटल उसकी सैलरी 13 लाख बन जाएगी। और अब हम टैक्स निकालेंगे 13 लाख के ऊपर। सिमिलरली अगर गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ना हो बल्कि पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज के लिए हो, तो उस सिचुएशन के अंदर ये 10% की परसेंटेज को कम करके 5% कर दिया जाता है। वो इसलिए कि अब वो गाड़ी ऑफिस में भी इस्तेमाल हो रही है और घर में भी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से अगर वो गाड़ी जो है वो कंपनी की मिल्कियत ही ना हो बल्कि वो कंपनी ने खुद लीज पे लेके आपको दी हुई हो, तो अब मिल्कियत कैसे निकलेगी? फिर उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें बताता है कि आप जब वो गाड़ी खरीदी गई है ना, जब वो लीज की कमेंसमेंट हुई है, आप उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू देख लें और फेयर वैल्यू पे यही 10% या 5% का प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी कन्वेंस फैसिलिटी की वैल्यू निकालने का तरीकाकार है। थोड़ा सा और हम आगे चलें, अगर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है एज फॉर एज सैलरी टैक्सेशन इज कंसर्न। उसकी वजूहात ये है कि मेडिकल अलाउंस के केस में 2 या 3 किस्म के केस हो सकते हैं। पहला केस ये होता है कि कंपनी जो है वो आपको सिंपल मेडिकल अलाउंस के केस में कुछ पैसे दे रही है, उसके बाद कंपनी किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, चाहे आपको बहुत बड़ी बीमारी हो जाए चाहे बिल्कुल ना हो, यह आपकी किस्मत है, वो मेडिकल अलाउंस देकर जान छुड़ा लेती है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस ना दे बल्कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दे कि आप जाएं और किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएं कंपनी का नाम लेके, और कंपनी बाद में पैसे दे देगी। दैट इज कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है जहां पर एक तो कंपनीज कम मेडिकल अलाउंस दे रही होती है कैश की शक्ल में, प्लस
साथ वो कहती हैं कि ये जो मेडिकल अलाउंस है ना, ये तो सिर्फ इस काम के लिए है कि तुम्हें थोड़ा सा बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो तुमने किसी डॉक्टर को जाकर दिखा के दवा लेके अपने आप को ठीक कर लिया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको इतना सीरियस मसला हो जाए कि आपको हॉस्पिटल दाखिल होना पड़े, तो उस सिचुएशन में हॉस्पिटल के दाखिल होने के बाद जितना एक्सपेंडिचर होता है वो जो कंपनी है वो बियर करती है, वो या फिर इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो 3 किस्म के केस हो गए। एक केस वो है जिसमें सिर्फ कैश मिल रहा है, दूसरा केस वो है जिसमें सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है, तीसरा केस वो है जिसमें कैश और फैसिलिटी दोनों मिल रही है। तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आपको सिर्फ कैश मिल रहा है और आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, फिर वो जो कैश है उसमें से बेसिक सैलरी का 10% तक आप माइनस कर सकते हैं और बाकी अमाउंट पे टैक्स अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिली हुई है, फिर अगर आपको कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो वो अमाउंट पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। ये आप देख लें कि अगर एम्प्लॉय को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ पे एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इनडोर फैसिलिटी। इनडोर फैसिलिटी का मतलब होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपको ये फैसिलिटी मौजूद है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैश मिलता है और कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, तो फिर आपकी जो बेसिक सैलरी का 10% तक है वहां तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर मेरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और मेरा मेडिकल अलाउंस 15,000 रुपये महीना है। अब मुझे कहाँ तक अलाउड है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी मेरा 10% का 1 लाख का 10% 10,000 बनता है। इसका मतलब है मुझे 10,000 तक अलाउड है और वो माफ़ है। और हम उसको कितना दे रहे हैं मेडिकल अलाउंस, 15,000। तो 15 में से -10 करेंगे, जो बाकी 5,000 बचा है मंथली, 5,000 ज़रब 12, 60,000 रुपीज़ हम उसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हो सकता है कि ये भी आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब हम इसके सवाल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें बड़ी आराम से क्लियर होती जाएंगी। Another perquisite is loan to employee. Loan to employee, again it's a very simple concept. अगर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ है और कंपनी उस लोन के ऊपर किसी भी किस्म का प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रही, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपसे कहता है कि आपने बेंचमार्क से जितना डिफरेंस है वो हैंडल करना है। बेंचमार्क इस वक्त कंपनी जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर बेंचमार्क की परसेंटेज 10% लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंपनी ने, मेरी कंपनी ने मुझे लोन दे दिया है 3% के ऊपर, मैं एक बैंक में काम करता हूँ और मुझे बैंक ने 3% पे दे दिया है, इनकम टैक्स कहता है 10% कम से कम जरूर हो। 3 से 10 का डिफरेंस कितना आ गया, 7%। तो जो 7% की फिगर है वो मेरी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। दिस इज द आइडिया ऑफ लोन टू एम्प्लॉय। ये वो क्लियर बताता है कि अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो फिर 10 का 10% आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर कुछ है तो फिर 10 के साथ जितना डिफरेंस है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी कंपनी से 15 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और परसेंटेज है 5% लोन की, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम जो रेट जो बेंचमार्क है हुकूमत का टैक्स का वो कितना है, 10%। तो 10 - 5 यानी कि 5% एडिशनल अमाउंट है। तो अब मैं 15 लाख का 5% निकालूंगा जो कि बनेगा तकरीबन 7.5 लाख रुपए, 75,000 रुपए, और 75,000 रुपए को मैं टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक कंडीशन मौजूद है उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए जो कि लो पेड एम्प्लॉयज होते हैं, कि अगर आपका लोन जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो फिर आपको इस किस्म का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर आप ये डिफरेंस का टैक्स देंगे। अच्छा, दूसरा एक और मसला भी है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में
ऐसा भी होता है कि फर्ज करें कि मैंने कोई पेंशन फंड खुलवाया हुआ है या मैंने कोई प्रोविडेंट फंड खुलवाया हुआ है, जिसके बारे में मैंने अपनी कंपनी से कहा है कि मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लूँगा। तो अगर मैं अपने अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर मुझे कंपनी को भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं वहाँ से इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट दूंगा। यही लोन टू एम्प्लॉयज़ का केस एक दूसरे तरीके से भी अप्लाई हो जाता है, और वो दूसरा तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एम्प्लॉय ने कोई लोन पे करना था और कंपनी ने एम्प्लॉय का लोन माफ़ कर दिया है या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन माफ़ कर दिया है, तो जितनी अमाउंट माफ़ की है वो सारी की सारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय ने किसी का कर्जा पे करना था और कंपनी ने एम्प्लॉय का कर्जा पे कर दिया है, तो इसको यही समझा जाएगा कि ये कर्जा असल में एम्प्लॉयर ने एक किस्म का एम्प्लॉय को तनख्वाह दे दी है, तो ये सारी इनकम दोबारा सैलरी इनकम में ऐड कर ली जाएगी। ये हमारे पास कुछ परक्विजिट्स की डिटेल्स थी जो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके सवाल देखेंगे तो हम मज़ीद बेहतर इस पॉइंट पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।